welcome back my channel Believe in Therapy. How are you? I hope you're fine. I'm Neha and today's I discuss all about for septic arthritis. In this video I will explain septic arthritis. So let's start it. Septic means होता है कोई भी पॉइजनस इन्फेक्शन पॉइजनस बैक्टीरिया बायस के थ्रू एंड अर्थराइटिस मीन्स होता है कोई भी इन्फ्लामेशन हो जाता है हमारे ज्वाइंट में देखने को मिलता है। तो जो सेप्टिक आर्थराइटिस होता है उसका मेनली कोज जो होता है पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं मीन्स जो बैक्टीरिया बायस के ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये 3 टाइप से देखने को मिलता है। एक एक्यूट पेनफुल होता है, सब एक्यूट पेनफुल होता है, क्रोनिक आर्थराइटिस पेनफुल होता है। तो दिस इज आर्थराइटिस कॉज बाई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। इट प्रेजेंट इन एक्यूट पेनफुल आर्थराइटिस, सब एक्यूट और क्रोनिक आर्थराइटिस। तो ये हमारा जनरल इंट्रोडक्शन होता है सेप्टिक आर्थराइटिस का। नेक्स्ट हम देखते हैं ईटियोपैथोजेनेसिस। ईटियोपैथोजेनेसिस में क्या होता है? जो सेप्टिक आर्थराइटिस होता है मोर कॉमन होता है चिल्ड्रन में एंड मेल्स आर मोर सस्पेक्टेबल। मीन्स चिल्ड्रन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है एंड जो मेल होते हैं उसके सस्पेक्टेबल होते हैं। तो इसके कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे डिनोट करते हैं जिसके थ्रू मीन्स उनके फैक्टर्स के रीजन की वजह से हमें ये जो सेप्टिक आर्थराइटिस है वो देखने को मिलता है। सो प्रीडिस्पोज फैक्टर होते हैं जैसे कि हमारा हो गया पुअर हाइजीन, पुअर रेजिस्टेंस। पुअर हाइजीन मीन्स हमारी जो बॉडी का इंटरनली इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नली जो इन्वायरमेंट होता है उसका हाइजीन का केयर करना एंड पुअर रेजिस्टेंस मीन्स हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ एंड डायबिटीज़। तो इस टाइप के फैक्टर्स होते हैं जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होते हैं। ईटियोपैथोजेनेसिस मीन्स पैथोलॉजी करते हैं हमारे जो बैक्टीरिया वायरस होता है उसकी। तो कॉमन जो बैक्टीरिया होता है, कॉमन जो एजेंट होता है सेप्टिक आर्थराइटिस का होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियास, स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस एंड गोनोकोकस। तो ये हमारे बैक्टीरियाज होते हैं जो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे कोई भी ज्वाइंट होता है वहाँ पर अफेक्ट करते हैं, वहाँ पे इन्फ्लामेशंस करते हैं और हमारे ज्वाइंट का एडिशन फ्यूज कर देते हैं, मीन्स मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। सो कॉमन रूट कुछ होती है बैक्टीरिया को स्प्रेड करने की, सो वो देखते हैं। फर्स्ट जो कॉमन रूट होती है वो हमारी होती है हेमेटोजेनेसिस, मीन्स ब्लड वेसल्स के थ्रू जो बैक्टीरिया होता है वो स्प्रेड करता है, इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है। एंड सेकेंड ऐसे हमारी कोई भी वुंड हो गया, ऐसा ओपन वुंड है, क्लोज वुंड है, पेनिट्रेटिंग वुंड है, उसके थ्रू बैक्टीरिया स्प्रेड करता है। ईटोजेनिक हो गया मीन्स कोई भी हमने जो इंट्राआर्टिकुलर स्टेरॉइड इंजेक्शन देते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं, तो उस इंजेक्शन से थ्रू क्या होता है हमारी जो नर्व होती है आर्टरीज होती है पंचर हो जाती है ब्लड कलेक्शन करने के लिए, तो उससे जो बैक्टीरिया होता है वो एंटर कर जाता है। एंड नेक्स्ट इज अम्बेलिकल कॉर्ड सेप्सिस होता है। अम्बेलिकल कॉर्ड सेप्सिस में क्या देखने को मिलता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो ट्रैवल कर जाता है इन्फेंट के ज्वाइन में। सो फर्स्ट इज हमारा पॉइंट है हेमेटोजेनेसिस इज मोस्ट कॉमन रूट देयर प्राइमरी फोकस ऑफ इन्फेक्शन इन द फॉर्म ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन इन सेप्टिसेमिया। तो हेमेटोजेनेसिस होती है मोस्ट कॉमन रूट होती है, प्राइमरी इसका फोकस होता है इन्फेक्शन का हमारे थ्रोट इन्फेक्शन मीन्स हमारे लंग्स पे जो हम थ्रोट होता है वहाँ पे इसका प्राइमरी फोकस होता है। उसके बाद हमारा सेप्टिसेमियाइटिस। सेप्टिसेमिया में क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में और हमारे ब्लड जो वेसल्स होती है वहाँ पे इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क करती है सेप्टिसेमिया में और हमारे थ्रोट इन्फेक्शंस को प्राइमरी फोकस करता है। नेक्स्ट सेकेंडरी करता है हमारे ऑस्टियोमाइलाइटिस पे। सेकेंडरी क्या होते हैं? ऑस्टियोमाइलाइटिस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कॉमन रूट ज्वाइंट विथ इंट्राआर्टिकुलर मेटाफाइसिस हिप शोल्डर ईटीसी। जो कॉमन रूट होती है ज्वाइंट की जैसे कि हमारा हो गया इंट्राआर्टिकुलर मेटाफाइसिस, जैसा कि हमने आपको लास्ट का जो वीडियो था उसमें डिस्कस किया था एक्स्ट्रा आर्टिकुलर और इंट्रा आर्टिकुलर मेटाफाइसिस के बारे में। तो बता देते हैं हम आपको यहाँ पे भी कि इंट्रा आर्टिकुलर में क्या होते हैं, जो हमारे एंड होते हैं मीन्स लॉन्ग बोन का जो एपिफाइसिस होता है, फिर उसके बाद हमारा एपिफाइसिस प्लेट होता है, फिर मेटाफाइसिस होता है, फिर हमारे पास डायाफाइसिस होता है। तो जब हमारा एपिफाइसिस से अटैच होता है तो हम उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा आर्टिकुलर एंड जो हमारा इंट्रा आर्टिकुलर होता है उसमें अपोजिट होता है हमारा एपिफाइसिस मेटाफाइसिस से अटैच होता है तो वहाँ पे हम इंट्रा आर्टिकुलर बोलते हैं। तो ये मेनली हमें हिप जॉइंट पैल्विक जॉइंट में देखने को मिलता है इंट्रा आर्टिकुलर मेटाफाइसिस। तो हिप शोल्डर
तो कॉमन रूट हो गई, हिप हो गया, शोल्डर हो गया। एंड नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है पेनिट्रेटिंग वुंड। पेनिट्रेटिंग वुंड में हमारे नी पे इन्फेक्शन स्प्रेड करता है। कोई भी वुंड ऐसा है पेनिट्रेट कर जाता है, मतलब वुंड है उसमें ये इन्फेक्शन होता है वो पेनिट्रेट कर जाता है। एंड ईट्रोजेनिक मीन्स इंजेक्शन, हम कोई भी स्टेरॉइड जो होता है इंजेक्शन लगाते हैं तो उससे क्या होता है हमारी जो आर्टरी होती है वो पंचर हो जाती है। यदि हमारी टिबिया पे इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ है तो हमारी फीमोरल आर्टरी होती है वो पंचर हो जाती है, उसके थ्रू बैक्टीरिया एंटर कर जाता है। एंड नेक्स्ट इज अम्बेलिकल कॉर्ड सेप्सिस में क्या होता है कि अम्बेलिकल से वो इन्फेंट होता है, माँ से बच्चे में ट्रैवल कर जाता है ये बैक्टीरिया। नेक्स्ट हमारी जो पॉइंट है, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो उसमें देखने को मिलता है जो ऑर्गेनिज्म होता है जब हमारे हेमाटोजेनेसिस रूट या कोई अदर रूट की रूट से हमारे ज्वाइंट तक पहुंच जाता है, उसके बाद क्या होता है हमारा ज्वाइंट जो होता है वो एक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हमें देता है। वहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स बिगिन हो जाता है साइनोबियम में, और वहाँ से क्या होता है एक्सीड्यूशन होने लगता है फ्लूइड का ज्वाइंट के अंदर से, मीन्स रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। और फ्लूइड जो होता है साइनोबियम फ्लूइड होता है वो वहाँ से एक्सुडेट कर जाएगा और उसके बाद क्या होगा कि जो ज्वाइंट कार्टिलेज होता है वो डिस्ट्रॉय होने लगेगा। डिस्ट्रॉय क्यों होगा कि जो हमारे इन्फ्लेमेटरी टिश्यूज़ हैं और लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं वो भी ज्वाइंट से एक्सुडेट कर जाते हैं। एक्सुडेट मीन्स होता है एक टाइप से रिसाव, बहना, फैलना टाइप से। तो हमारा जो फ्लूइड बना हुआ है वो क्या होता है वहाँ से रिसाव मीन्स फैलने लगता है। वो फैलने क्यों लगता है कि जो हमारा इन्फ्लेमेटरी ग्रैन्युलोसन टिश्यूज़ होते हैं और लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं वो भी एक्सुडेट कर जाते हैं। तो इस जॉइंट कार्टिलेज होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे कि हमारे जो मूवमेंट होते हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होकर टोटल डिस्ट्रक्शन हो जाता है जॉइंट का, और कंप्लीट हीलिंग प्रोसेस जो होती है वो नहीं हो पाती है। So there begin an inflammatory response in synovium result in exudation of fluid within the joint। क्या होता है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स बिगिन हो जाते हैं साइनोबियम में, उसके बाद देखने को मिलता है कि वहाँ पे जो एक्सुडेशन हो जाता है फ्लूइड का जॉइंट के अंदर। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज जॉइंट कार्टिलेज इज डिस्ट्रॉय बाय इन्फ्लामेटरी ग्रैन्युलोसन टिश्यूज। जॉइंट जो कार्टिलेज होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है क्योंकि जो हमारे इन्फ्लामेटरी ग्रैन्युलोसन टिश्यूज होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं एक्सुडेट कर जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज कंप्लीट लॉस ऑफ जॉइंट। जो मूवमेंट होते हैं वो कम्प्लीटली लॉस हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे एंकोलाइसिस फॉर्मेशन हो जाता है, मीन्स हमारे जॉइंट का स्पेस होता है और वहाँ पे फ्यूज़न होने लगता है। तो इससे क्या होता है जो मूवमेंट होते हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे करेंगे जब हमारे पास कोई भी ऐसा चिल्ड्रन आता है जैसे सेप्टिक आर्थराइटिस हुआ है, तो कोई भी चाइल्ड आता है कॉमन होता है चाइल्ड में, तो हम उससे कॉमन जो जॉइंट अफेक्ट होता है हिप होता है, शोल्डर होता है, पहले नी हो गया, नी के बाद हमारा हिप हो गया, फिर शोल्डर हो गया। तो प्रेजेंट कंप्लेंट क्या होती है, थ्रॉम्बिक पेन होता है, स्वेलिंग होता है, हाई ग्रेड का फीवर होता है, रेडनेस देखने को मिलती है, मैलेजी देखने को मिलता है, अनएबल मूवमेंट। मैलेजी में क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो अनहैप्पी रहता है विदाउट एनी रीज़न। अनहैप्पी मीन्स वो हमेशा अनहैप्पी हमें देखने को मिलेगा, कोई भी ऐसा रीज़न नहीं होता है कि वो क्यों अनहैप्पी है, कोई भी रीज़न वो अपने एक्सप्लेन भी नहीं करता है। नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन। कैसे हम एग्जामिन करेंगे सेप्टिक आर्थराइटिस के पेशेंट को। सबसे पहले हम उसके बॉडी टेम्परेचर चेक करेंगे, हार्ट रेट चेक करते हैं, तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, चाइल्ड इज जनरली सीवियरली टॉक्सिक होता है विथ हाई टेम्परेचर एंड टैकीकार्डिया। एंड जो अफेक्ट ज्वाइंट होता है वो क्या हो जाता है, सैलोई कर जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। एंड जो उसकी पोजीशन होती है सैलोइंग होने की वजह से वो थोड़ा अफेक्टेड चेंजेस हो जाती है, और हम उसे पाल्पिटेट करेंगे टेम्परेचर को, और पाल्पिटेट करने के बाद देखने को मिलेगा टेंडरनेस होती है, फ्यूज़न होती है उस एरिया पे जिस एरिया पे हम पाल्पिटेट कर रहे हैं अफेक्टेड हुआ है। और हमारे जॉइंट होते हैं वो एनी किसी भी सारी डायरेक्शन जो होती है उनमें वो मूवमेंट जो होते हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं इन ऑल डायरेक्शन। एंड जब हम पैसिव और एक्टिव मूवमेंट कराते हैं पेशेंट को तो हमें कॉजेज देखने को मिलते हैं कि पेशेंट जो होता है, बच्चा जो होता है, उसे पेन होता है, मसल स्पाज्म होता है, एंड उसके जो जॉइंट मूवमेंट होते हैं वो प्रॉपर तरीके से पॉसिबल नहीं होते हैं।
सो हमारा एग्जामिनेशन में पॉइंट है द चाइल्ड इज जनरली सीवियर टॉक्सिक विथ हाई टेम्परेचर टैकीकार्डिया अफेक्टेड जॉइंट विद सैलोइंग। जिस सैलोइंग होने की वजह से उसका मूवमेंट होता है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, पोजीशन चेंज हो जाती है। इंक्रीज टेम्परेचर टेंडनेस इफ्यूजन देखने को मिलता है। सीवियर लिमिटेशन इन जॉइंट मूवमेंट, सीवियर पेन इन मसल्स स्पाज्म, लिमिटेशन देखने को मिलेगी और मसल्स स्पाज्म देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे। सो इन्वेस्टिगेशन में हम रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम सबसे पहले एक्सरे करेंगे। एक्सरे जो करते हैं हम उसमें देखते हैं कि जो पेशेंट होता है वो डायग्नोस करेंगे अर्ली स्टेज में। तो एक्सरे करेंगे तो वो नॉर्मली हमें दिखेगा एक्सरा, क्योंकि उसमें कोई भी हमें बैक्टीरिया वाइस तो दिखता नहीं है। हमें जॉइंट का जो स्पेस है हमें वो चेक करना होता है, तो हमें वो नॉर्मली दिखता है। जब हम केयरफुली उसे देखते हैं एक्सरे को, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि जॉइंट होता है वो जो जॉइंट स्पेस होता है वो इंक्रीज हो जाता है एंड सॉफ्ट टिश्यूज जो होते हैं उनकी शैडो देखने को मिलती है कैप्सूल के अराउंड, मीन्स का उसके अराउंड, एंड कैप्सूल होता है वो डिस्टेंडेड हो जाता है ड्यू टू स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट। जब स्वेलिंग हो जाती है जॉइंट में तो क्या होता है कि हम एक्स्ट्रा देखने को, मतलब एक्स्ट्रा हमें नॉर्मल लगेगा, फिर उसका थोड़ा केयरफुली हम ध्यान से देखेंगे तो हमें उसमें देखने को मिलेगा कि इसके जो स्पेस जॉइंट है वो इंक्रीज हो गया और सॉफ्ट टिश्यूज है वो उनकी शैडो फॉर्म हो गई और कैप्सूल हो गए, डिस्टेंड हो गए एंड हमें जो स्वेलिंग जॉइंट में देखने को मिलती है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं। जैसे कि पॉइंट है रिवील इंक्रीज जॉइंट स्पेस, सॉफ्ट टिश्यू शैडो। एंड अल्ट्रासाउंड में क्या करेंगे, ये हमें इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं इसको, और इसमें हम जो कलेक्शन फॉर्म हो जाता है डीप टिश्यूज़ में, डीप जॉइंट में, जैसे कि हिप हो गया, शोल्डर हो गया, तो हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं और फ्लूइड को हम एक कल्चर कर सकते हैं जिससे कि हम जो इन्फेक्शन है वो पता कर सकें और उसकी जो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर सकें। एंड नेक्स्ट है ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में भी यही होता है कि हम पेशेंट होता है उसका ये साथ चेक करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक ल्यूकोसाइट्स जो होती है शो करती हैं, ब्लड कल्चर करेंगे। नेक्स्ट इज पॉइंट जॉइंट एस्पिरेशन। जॉइंट एस्पिरेशन क्या होता है, क्विकेस्ट एंड बेस्ट मेथड होता है डायग्नोसिस करने का सेप्टिक अर्थराइटिस का। इसमें क्या होता है, फ्लूइड होता है वो हमें शो करता है, एक्यूट सेप्टिक इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, तो हम उसमें ग्राम स्टेनिंग करते हैं और उससे हम कल्चर मीडिया करते हैं और ऑर्गेनिज्म किस टाइप का है वो हमें पता हो जाता है। तो ये हमारा एग्जामिनेशन का पॉइंट था। एक्सरे करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, जॉइंट एस्पिरेशन करते हैं। और लीड स्टेज में क्या होता है, जब हम एक्सरा करते हैं तो वहाँ पे जॉइंट स्पेस होता है वो नैरो देखने को मिलता है। नैरो मिलता है क्योंकि वहाँ पे जो जॉइंट की जो मार्जिन होती है वो इरेगुलर हो जाती है, और वहाँ पे हमें सबलक्शन और डिसलोकेशन के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, पहले हमारे वहाँ पे जो स्पेस था वो इंक्रीज, सॉफ्ट टिश्यूज जो शैडो हो गए थे, स्वेलिंग देखने को मिल गई थी। फिर उसके बाद जो स्पेस है वो नैरो हो जाता है। नैरो क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे इरेगुलरिटी देखने को मिलती है जॉइंट स्पेस की, और जॉइंट हमारे जो होते हैं वीक हो जाते हैं और डिसलोकेशन सबलक्शन होने की चांसेस हो जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या होता है कि हम डिफ्रेंशिएट करते हैं अदर डिजीज़ से। अदर डिजीज़ के जो साइन सिम्टम्स होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, उससे जो इटियोलॉजी उसकी होगी, पैथोलॉजी होगी, उससे हमें रिलेट ही डिजीज़ देखने को मिलती है, कॉजेज देखने को मिलते हैं, सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। बट हमें क्या होता है उससे डिफ्रेंशिएट करना है डायग्नोस करके कि वो अदर डिजीज़ नहीं है। जैसे कि सेम होता है हमारे इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जैसे कि हो गया हमारा ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया, जॉइंट के आसपास हमारी डिजीज़ देखने को मिलती है, लिम्फोडेनाइटिस हो गया, एक्यूट बर्साइटिस हो गया। तो इनकी जो इटियोलॉजी होती है, साइन सिम्टम्स होते हैं वो भी सेम होते हैं, बट हमें क्या डिफ्रेंशिएट निकालना है। जो हमारा सेप्टिक अर्थराइटिस है तो उसमें क्या होता है, पेन होता है, मसल्स स्पाज्म देखने को मिलती है, जो मूवमेंट होते हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो केयरफुली एग्जामिन करेंगे तो उसमें हमें रीज़न पेन का क्या है वो भी पता चल जाता है। फ्री मूवमेंट हो जाता है जॉइंट पे, और स्वेलिंग जो होती है लोकलाइज एरिया पे वन साइड जो होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। एंड अदर हमारे जो कॉज हैं जैसे कि हो गया रिमोटॉइड अर्थराइटिस हो गया, रिमोटॉइड अर्थराइटिस में हीमोफीलिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस अर्थराइटिस हो गया। तो इस टाइप के हमारे जो साइन सिम्टम्स सेम देखने को मिलते हैं और हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रीटमेंट। जो पेशेंट है सेप्टिक अर्थराइटिस का, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। अर्ली स्टेज में क्या होता है कि जॉइंट का होता है वो डिस्टर्ब होने लगता है,
कार्टिलेज होता है वो डिस्टर्ब होने लगता है, तो हम एक्सरे करते हैं डायग्नोसिस करेक्ट करने के लिए। फिर उसके बाद हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, जो जॉइंट है उसे सेव कर सकें, उसे जो परमानेंटली डैमेज होने से हम उसे बचा सकें। एंड जो डायग्नोसिस होता है सेप्टिक अर्थराइटिस का, वो जो फॉलो कर कन्फर्म होता है रूल आउट ऑफ जॉइंट एस्पिरेशन। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एंटीबायोटिक्स देंगे, जैसे कि एंटीबायोटिक में हो गया, हम जो पेरिनेट्रल रूट होता है, पेरेंट्रल रूट होता है, उसके थ्रू देते हैं। सिप्राजोन हो गया, क्लॉक्सासिन हो गया, इस टाइप के ड्रग्स हम प्रेफर करते हैं। एंड उसके बाद हम पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड करेंगे एंड स्प्रिंट टैक्सन का भी यूज़ करते हैं। और क्या होता है कि जब भी हम इस टाइप के आर्थराइटिस होता है तो हम उसमें क्या है कि जो भी जॉइंट है उसमें आर्थरोटॉमी करते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं। आर्थरोटॉमी में उसे रिमूव कर देते हैं उस अफेक्टेड एरिया को। उसके बाद हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं, फिर उसे क्लोज कर देते हैं, सक्शन करके क्लोज कर देते हैं। जो इन्फ्लेमेशन होता है वो कंट्रोल में आ जाता है, पेशेंट होता है उसका फंक्शन इम्प्रूव हो जाते हैं। फीवर है, लोकल साइड इन्फ्लेमेशन सबसाइड है, वो सारे भी कम धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होने लगते हैं, मोबिलाइज करने लगता है पेशेंट। एंटीबायोटिक हम कंटिन्यू देते हैं 6 वीक के अराउंड। और उसके बाद जो लेट साइन होता है, लेट साइन में क्या देखने को मिलता है कि जब हमारे जॉइंट होता है रेडियोलॉजिकल हम एक्सरे करते हैं तो उसमें क्या होता है, जॉइंट का जो स्पेस है, जॉइंट का कार्टिलेज है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसका जो मार्जिन होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, तो सबडक्शन एंड डिसलोकेशन के चांसेस हमें देखने को मिलते हैं। और जॉइंट हमारा जो होता है पॉसिबल नहीं होता कि वो मूवमेंट कर सके, तो उसमें भी हम एर्थोटॉमी करते हैं, एक्सटेंसिव डिब्रेनमेंट करते हैं। एर्थोटॉमी में क्या होता है कि जॉइंट को जो इन्फेक्टेड पार्ट है उसे हम रिमूव कर देते हैं, और जो सर्जिकल के बाद पोस्ट ऑपरेटिव के बाद हम उस पेशेंट की जो पोजिशनिंग है उसे मीन्स ऑप्टिमम हम फंक्शन रखते हैं, इमोबलाइज करके रखते हैं, और जो डिजीज़ है उसे हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो सके तो वो पोजिशनिंग रखते हैं। तो जैसे कि हमारे ट्रीटमेंट में है डायग्नोसिस ऑफ सेप्टिक अर्थराइटिस अर्ली साइन में एंटीबायोटिक्स शुड बी स्टार्ट, सिप्राजोन, क्लोरोक्सिलिन, रेस्ट देंगे, स्प्लिंट देंगे, ट्रैक्शन प्रोवाइड करेंगे। एंड पस एस्पिरेटेड द जॉइंट शुड बी ओपन, वॉश एंड क्लोज विद सक्शन रेट। जो पस एस्पिरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जॉइंट को हम ओपन करेंगे, इंसिजन लगाएंगे, और उसके बाद जो पस है जो भी है उसे ड्रेनेज कर लेंगे, वॉश कर देंगे एंड क्लोज विद सक्शन रेट, और उसके बाद क्लोज कर देंगे उस एरिया को। लेट स्टेज में हमें क्या देखने को मिलता है कि विद रेडियोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ जॉइंट मार्जिन, सबडक्शन और डिसलोकेशन। डिस्ट्रक्शन हो जाता है कार्टिलेज का जॉइंट के आसपास, वहाँ पे मार्जिन उसका होता है, उससे डिस्टर्ब हो जाता है, सबडक्शन डिसलोकेशन के चांसेस होते हैं। एंड आर्थरोटॉमी एक्सटेंसिव डिब्रेमेंट जॉइंट की हम करा सकते हैं। कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं जब सेप्टिक अर्थराइटिस का जो ट्रीटमेंट हो जाता है उसके बाद हमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, जनरली एंड लोकल देखने को मिलते हैं, जैसे कॉस्टोमाइटिस हो गया। इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट जब होने के बाद तो हमें डिफॉर्मिटी एंड स्टिफनेस देखने को मिलती है। जो हमारे इंटर आर्टिकुलर और पेरी आर्टिकुलर होता है वो अडहेसन हो जाती है, जॉइंट के जो जॉइंट होता है वो स्टिफ कर जाते हैं, उनके दोनों जो आर्टिकुलर सरफेसेस होती हैं उनके बीच में स्टिफनेस आ जाती है, फ्यूज़ हो जाते हैं। कार्टिलेज क्या होता है, कम्प्लीटली डैमेज हो जाता है, एंकोलाइसिस फॉर्मेशन होता है, बोनी एंकोलाइसिस एंड फिब्रस एंकोलाइसिस भी देखने को मिलता है। एंड पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन में क्या होता है कि जॉइंट जो होता है फिल्ड हो जाता है, जो भी पस होता है, जो इन्फ्लेमेटरी एक्सिडुएट होता है उससे वो फिल्ड हो जाता है, और जॉइंट कैप्सूल जो हमारा होता है वो लैक्स हो जाता है। लैक्स होने की वजह से हम जैसे थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है, तो स्ट्रेच होने के बाद डिसलोकेशन के चांसेस हो आते हैं जॉइंट पे। एंड नेक्स्ट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉम्प्लिकेशन आता है यदि हमें जल्दी से ट्रीट नहीं किया तो परमानेंटली जो हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है परमानेंटली चेंज हो जाता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस कंडीशंस में। सो ये हमारे कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं सेप्टिक अर्थराइटिस। आई होप आपको समझ आया होगा कि आज के जो इस वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया है सेप्टिक अर्थराइटिस का इंट्रोडक्शन, ईक्यू पैथोजेनेसिस की है, डायग्नोस किया है, इन्वेस्टिगेशन किया है, डिफरेंशियल डायग्नोस किया है, ट्रीटमेंट देखा है, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, इन कॉम्प्लिकेशन देखा है। सो थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में ऑस्टियोआर्थराइटिस पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।